विद्यार्थियों, मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेजिडेंटल कॉलेज आरडीसी लखनऊ की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में आप सभी विद्यार्थी एक समतल में गति जो कि प्रक्षेप गति के नाम से है, इसका भाग 1 देखने वाले हैं। और इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग आज यहाँ कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट है न्यू चैप्टर, दैट इज द मोशन इज ए प्लेन एंड दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर की शुरुआत करने के पूर्व कुछ चीज़ें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई पिंड किसी ऐसे त्वरण के अधीन गतिमान होता है जिसकी दिशा प्रारंभिक वेग की दिशा के समांतर हो, ओके, एक बार फिर समझ लें, एक पिंड ऐसे त्वरण के अधीन अगर गतिमान है जिसकी दिशा प्रारंभिक वेग की दिशा के समांतर है, तो निश्चित रूप से पिंड का वेग का जो परिमाण होता है वो बदलता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस, लेकिन जो उसकी दिशा है, डायरेक्शन, वो अपरिवर्तित रहती है। ओके, एक बार फिर समझ लें, जब कोई पिंड इस प्रकार से एक ऐसे त्वरण के अधीन गतिमान होता है जिसकी में उसका जो दिशा होता है प्रारंभिक वेग के समांतर हो, तो इसका सीधा मतलब कि पिंड के वेग का परिमाण तो बदलता है लेकिन उसकी दिशा जो है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, सरल रेखा में गति होती है, जिसको आपने कुछ पिछले वीडियो में देखा हुआ है। और इस प्रकार की गति को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन या ऋजु रेखीय गति के नाम से भी जानते हैं। और विद्यार्थी इसमें तमाम एग्जाम्पल आप दैनिक जीवन में देख पाते हैं अपने। और उसके अलावा जैसे आप देखते हैं कि जब कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अधीन ऊपर से नीचे या ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे गिरती है या फिर नीचे से अगर ऊपर फेंकी जाती है, तो ये गति ऋजु रेखीय गति में आती है। सड़क पे कोई वाहन चल रहा है तो वाहन की जो गति होगी वो भी ऋजु रेखीय गति में आएगी, क्योंकि उसका जो दिशा होगी वो नहीं बदलनी, लेकिन जो वेग का परिमाण है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वो बदलता रहता है। हम लोग का यहाँ जो चैप्टर है एक समतल में गति है, तो निश्चित रूप से इसका कुछ अपोजिट होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या होना है कि पिंड के त्वरण की दिशा, ध्यान देंगे, पिंड के त्वरण की दिशा उसके प्रारंभिक वेग की दिशा से भिन्न हो। ओके, पिंड के त्वरण की जो दिशा होती है उसकी प्रारंभिक वेग की दिशा से भिन्न है, तो निश्चित रूप से जो पिंड का जो वेग का परिमाण होगा और उसकी दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। ओके, तो इस प्रकार से पिंड जो है एक समतल में एक वक्र पथ पे गतिमान हो जाता है। इसको हम लोग एक समतलीय गति भी कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी, एक्चुअली हम लोग को इस चैप्टर में विशेष रूप से एक समतल में गति और एक समतल में गति के तमाम एग्जाम्पल आप यहाँ देख पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ भी आप यहाँ देखने वाले हैं, कुछ निगमन भी आप देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रक्षेप गति भाग 1। This is the projectile motion, children, and we are going to start here a new chapter, that is projectile motion, प्रक्षेप गति। तो ये डायग्राम के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की गई कि प्रक्षेप गति किस प्रकार से संभावित है, इसको हम लोग थोड़ा आगे अभी देखने वाले हैं। ओके, एक समतल में गति, प्रक्षेप गति, मोशन इन द प्लेन, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चैप्टर की शुरुआत करने के पूर्व हमेशा की भांति रूपरेखा पे निगाह डालते हैं। ओके, तो बहुत लंबी चौड़ी रूपरेखा तो नहीं है, बहुत कमी यहाँ टॉपिक्स है, तो हम लोग वहाँ इसको देखने वाले हैं। प्रस्तावना, एक समतल में गति, मोशन इन द प्लेन, और ये बेसिकली 2 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि एक समतल में गति मतलब 2 डायमेंशनल मोशन होगा, ऋजु रेखीय गति का मतलब 1 डायमेंशनल। ओके, एक समतल में एक समान त्वरण से गति, प्रक्षेप गति, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है प्रक्षेप गति के विषय में बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा। उसके तमाम जो परिभाषाएं हैं, कुछ निगमन हैं, ये सब आप यहाँ देखने वाले हैं। कोणीय प्रक्षेपण का भी टॉपिक इसमें है, और क्षैतिज प्रक्षेपण, न समतल प्रक्षेप गति और त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति का मतलब 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। ओके, तो इसको भी हम लोग को यहाँ लिखना होगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं विद्यार्थी। पहला टॉपिक जो हम लोग के सामने
आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है वो है एक समतल में गति। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेयर मोशन इन अ प्लेन दैट इज 2 डायमेंशनल मोशन। ओके, तो इसकी शुरुआत करते हैं। और मैंने आपसे पहले कहा कि यहाँ पे हमें ऐसे इस प्रकार से गति देखनी है जहाँ पर जो दिशा होनी है वो भी लगातार बदलेगा परिमाण के साथ में। तो परिभाषा पहले समझ लेंगे कि एक समतल में गति होती क्या है, द्विविमीय गति का मतलब क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या क्या पॉसिबल हैं। तो जब कोई वस्तु एक समतल में गति करता है, अब समतल में गति करने का मतलब निश्चित रूप से उसमें 2 डायमेंशन होगा। ओके, एक्स वाई प्लेन हो या वाई जेड प्लेन हो या जेड एक्स प्लेन हो, तो उसकी गति एक समतलीय गति है, या इसको 2 डायमेंशनल मोशन भी हम लोग कर सकते हैं। तमाम एग्जाम्पल देखिए दिखाए गए हैं, जैसे फर्श पर रेंगता हुआ कीड़ा, उसका जो मोशन होगा, बिलियर्ड्स के गेंद की जो गति होगी मेज पर, बिलियर्ड्स के मेज पर उसकी जो गति होगी वो भी 2 डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत आएगा। प्रक्षेप गति जो कि हम लोग का यहाँ पे टॉपिक है, चैप्टर है। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, अभी आप आगे चल के इसको पढ़ेंगे। ओके, तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो बॉडी होगा कुछ इस प्रकार से गतिमान होगा कि जो जब 2 डायमेंशनल मोशन करता है तो उसका जो स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, वेग सदिश और त्वरण सदिश, इन सब में जो है समय के साथ में परिवर्तन होने लगता है। ओके, 2 डायमेंशनल मोशन निश्चित रूप से जो है 3 प्रकार के जो सदिश दिखाए गए हैं, चाहे पोजीशन हो या डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो। ओके, इन सभी में जो है चेंजिंग विद द टाइम आप देख पाएंगे। और निश्चित रूप से इसमें एक्स वाई जो घटक होंगे वही इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन का सीधा मतलब है कि यू हैव टू यूज जो एक्स वाई प्लेन। ओके, आप ऐसे समझें जैसे कि मान लें कि आपका ये एक्स डायरेक्शन है, दिस इज द एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द वाई डायरेक्शन, मूल बिंदु ओरिजिन, और बॉडी मान लीजिए यहाँ पे है मोशन करते समय, तो ये जो पॉइंट पी हम दिखाएंगे इसको लिखा जाएगा एक्स कॉमा वाई। ओके, क्योंकि निश्चित रूप से 2 डायमेंशनल मोशन में आपको जो है एक्स वाई मतलब 2 विमा का ध्यान रखना पड़ेगा। 2 डायमेंशनल यू हैव टू यूज है, तो इसमें हम लोग एक्स वाई का घटक यूज करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा हिंट कर लीजिए, एक्चुअली होता क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, अभी आप इसको भी आगे ठीक से देखेंगे डिटेल में। अब मैं आपको थोड़ा हिंट कर देता हूँ पहले कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो आप ध्यान दें विद्यार्थियों कि आपका देखिए प्लेन दिखाया गया है, ये आपका एक्स प्लेन शो किया गया है और इधर आपका जो है ये वाई प्लेन शो किया गया है। परिभाषा क्या बन सकती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, जब कोई बॉडी, कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु इसका ये हो जाएगा यहाँ से ऊपर की ओर, बिल्कुल वर्टिकली नहीं फेंकना है ना, बिल्कुल आप ऐसे नहीं फेंकेंगे, ध्यान देंगे इस दिशा में मोशन आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन हो जाएगा। इस दिशा में गति ना होकर के, बल्कि आपको एक्स और वाई के बीच में जो डायरेक्शन होगी, जैसे ये यहाँ से आप पिंड को फेंकेंगे, शुरुआती वेग यू से विद एंगल थीटा, ध्यान देंगे ये एंगल कितना है, थीटा है, और शुरुआती वेग कितना हो जाएगा यू। ओके, तो इस प्रकार से जब पिंड जब गतिमान होता है तो उसका जो पथ होता है कुछ वक्र के आकार में बनता है। ओके, जो ये पाथ बनेगा, जो रास्ता बनेगा, कैसा बनेगा, एक कर्व शेप में बनेगा, एक वक्र के आकार का बनता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा, प्रक्षेप गति में आ जाएगा, और ये जो पथ बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, ये जो पथ बनता है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। ओके, तो ये कुछ हिंट हो गया है। और मैं आपको इस चीज़ बता दूं कि जब इस प्रकार से मोशन होता है तो निश्चित रूप से आपको जो है यू के 2 कंपोनेंट्स भी लेके चलने पड़ेंगे। ओके, एक कंपोनेंट इस दिशा में आ जाएगा क्षैतिज दिशा में, ये आपका यू एक्स के फॉर्म में हो जाएगा, दूसरा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये आपका यू वाई के फॉर्म में आ जाता है। इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्व घटक। ओके, ध्यान रखेंगे इसको हमेशा, यू एक्स क्षैतिज घटक होता है और यू वाई ऊर्ध्व घटक के फॉर्म में यूज किया जाता है।
तो ये आपका हिंट हो गया विद्यार्थियों, और हम लोग इसी डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ चेक कर लेते हैं विद एग्जाम्पल्स। तो प्रक्षेप गति क्या है उसको आपको चेक कर लेना है। और प्रक्षेप गति निश्चित रूप से जब कोई पिंड, जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न मैंने आपको भी डायग्राम भी शो किया विद्यार्थियों, को ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपको वर्टिकली ऊपर की ओर नहीं फेंकना है। मैं आपको फिर से एक बार शो कर दूं कि ये जो मोशन होना है, जैसे आपने यहाँ से मोशन चालू किया हुआ है यहाँ से, तो बिल्कुल सीधा नहीं फेंकना है, बिल्कुल आपको ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्शन नहीं करना है, बल्कि किसी एंगल पे अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जो पाथ बनता है, ये जो गति होती है, वो सब प्रोजेक्ट में आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा। ओके, तो इसी आपको ध्यान कर लेना है। अब परिभाषा आप फिर समझ लें यहाँ पे। जब कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पे गतिमान हो जाता है। ओके, सीधा मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में आपको नहीं फेंकना है, बल्कि किसी अन्य दिशा में फेंकना है। तो पिंड जो है निश्चित रूप से एक वक्र पथ पे गतिमान हो जाता है, कर्व्ड पाथ पे गतिमान हो जाएगा। ये जो गति होती है इसको हम लोग प्रक्षेप गति कर सकते हैं। ओके, और ये जो पथ होता है, जो पथ तय किया जाता है, उसको हम लोग प्रक्षेप पथ या ट्रेजेक्टरी कर सकते हैं। ओके, और जो पिंड फेंका गया है, जो पिंड फेंका गया है उसको हम लोग कहेंगे प्रक्षेप या प्रोजेक्टाइल। तो ये तीन टर्म्स देखिए आए हैं। एक आपका प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, मतलब जो पिंड आपने यूज़ किया है उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल कहेंगे। जो पाथ बनेगा आपका इस प्रकार से, ये जो पाथ बनेगा ये कहलाएगा ट्रेजेक्टरी या फिर प्रक्षेप पथ। और ये जो मोशन होता है इस प्रकार से वक्र पथ पे जो गतिमान पिंड का जो गति होती है, इसको हम लोग प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए शो किए गए हैं, एग्जाम्पल भी आपको देख लेना है। जैसे छत से फेंकी गई गेंद की गति, आप ऐसे तमाम व्यवहारिक एग्जाम्पल अपने आसपास देख पाते हैं। हवाई जहाज़ से गिराए गए बम की गति, तोप से निकले गोले की गति, भाला फेंकते हैं तो वहाँ भी जो है गति होती है, कैसी होती है, वो प्रक्षेप गति होती है। बल्ले से अगर आप गेंद को मारते हैं तो वो भी गति प्रक्षेप गति होती है। ओके, फिजिक्स के टर्म्स में यदि आप किसी वैद्युत क्षेत्र ई में, इलेक्ट्रिक फील्ड ए में अगर लंबवत कोई आवेशित कण क्यू प्रवेश करता है तो उसका जो पाथ होता है वो प्रक्षेप गति होती है, प्रक्षेप पथ हो जाता है। ओके, तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं। तो और हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं इसके अलावा, जिसमें प्रक्षेप गति के एग्जाम्पल्स के तौर पे हवाई जहाज़ से गिराए गए बम की गति या फिर तोप से निकले गोले की गति, इन सबको हम लोग देखते हैं। अभी आपने चेक किया और यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल शो करने वाला हूँ। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि एक देखिए एरोप्लेन को शो किया गया है, और एरोप्लेन से जो जो बम गिराया जाता है उसकी आप गति को देखें। जैसे बम देखिए गिर रहा है, ये इसका डायरेक्शन चेक करिएगा। जैसे ये एरोप्लेन देखिए आपके सामने शो किया गया है। ओके, और ये जो बम गिरा हुआ है उसका डायरेक्शन चेक करना है। तो ये डायरेक्शन निश्चित रूप से जो गति होगी वो प्रक्षेप गति के अंतर्गत होती है। ओके, ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से जो गति होती कौन सी है, ये प्रक्षेप गति। तो ये एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया कि किस प्रकार से किसी एरोप्लेन या वायुयान के द्वारा गिराए गए बम की जो गति होती है वो एक प्रक्षेप गति के अंतर्गत आती है। ओके, और कुछ और एग्जाम्पल आप देख लें। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है। आप देखिए कि एक बंदर जो कि खाने के लिए, केला खाने के लिए ऊपर से नीचे ड्रॉप करता है, यहाँ से जो है केला को प्रक्षेपित किया गया है। तो केला को देखिए ये जो डायरेक्शन हो जाएगा प्रक्षेपण का, ये जो दिशा होगी, जो गति होगी, ये प्रक्षेप गति हो जाएगी। ओके, और ऐसे तमाम एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं जिसमें प्रक्षेप गति के रूप में हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। और विद्यार्थियों मैं आपको एक डायग्राम शो कर देता हूँ जिसमें प्रक्षेप का पथ कैसे वो हमें प्रूफ करना है।
और मैं ये दिखाना कि प्रक्षेप का जो पथ होता है वो पैराबोलिक होता है। तो प्रूफ के पहले डायग्राम आप चेक कर लें, और यही डायग्राम हम लोग आगे भी यूज करने वाले हैं। तो ये देखिए, कोई बॉडी जो है बिंदु ओ से प्रक्षेपित किया जाना है। ये इसका एक्सिस आप दिखा देंगे, ये एक्स अक्ष हो गया है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया है। ओके, और पिंड को जब आप यहाँ से फेंकते हैं इस प्रकार से, प्रारंभिक वेग यू से, वेग कितना होगा, यू वेग से आपने फेंका हुआ, तो ये कुछ इस प्रकार से गतिमान होता है। ओके, और ये इसका पीक पॉइंट है, उच्चतम बिंदु हो जाएगा बिंदु ए के फॉर्म में। और इस प्रकार के मोशन में आपको ये ध्यान रखना विद्यार्थियों कि पूरी गति में जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो गति होगा, इस पूरी गति में पिंड के वेग का जो क्षैतिज घटक है यू एक्स, ओके, क्षैतिज घटक यू एक्स और ऊर्ध्व घटक यू वाई, दो घटक मैंने आपको बताए हैं। तो पूरे गति के दौरान जो उसका क्षैतिज घटक होगा यू एक्स, वो कांस्टेंट होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है कि जब आप प्रक्षेप गति की बात करते हैं तो प्रक्षेप गति के दौरान, पूरे मोशन के दौरान, जो पिंड का वेग है u, उसका जो जो क्षैतिज घटक मतलब यू एक्स, वो नहीं बदलता है। ओके, बाकी जो यू वाई घटक है मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर वाला, ये लगातार चेंज होता है। एक समतल में गति जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, उसका यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो पूरे मोशन के दौरान जो क्षैतिज घटक है वो अपरिवर्तित रहेगा, जबकि ऊर्ध्व घटक लगातार बदलता जाएगा। तो विद्यार्थियों, हम लोग पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल चेक करने वाले हैं। ओके, तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ चालू हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आपको चेक कर लेना है, इसका प्रूफ कैसे होना है वो आपको मैं बताऊँगा। तो डायग्राम पे पहले फोकस करते हैं। ओके, उसके बाद मैं आपको प्रूफ की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, ये आपका एक्सिस पहले आपको दिखा देना है, ये आपका एक्स अक्ष एक्सिस हो गया है, एक्स अक्ष, और ये आपका हो गया है वाई अक्ष। ओके, और यहाँ कोई पिंड जो है किसी प्रारंभिक वेग u से थीटा एंगल पर ऊपर की ओर फेंका गया है। तो उसका जो पाथ होगा कुछ इस प्रकार से बन जाता है। ओके, आपको ये वेलोसिटी दिखा देनी है, कितनी वेलोसिटी है, u है, एंगल कितना आपने दिखा दिया है, थीटा। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए क्या करना है। एक्चुअली u के जो दो कंपोनेंट होते हैं, यू एक्स और यू वाई, इसको आपको दिखाना है कई बिंदुओं पर। तो जैसे मैंने बिंदु ए मान लिया है। ओके, तो मैंने बिंदु ए पे, ये पी क्या है, पी जो है पीक पॉइंट है, उच्चतम बिंदु है, इसके ऊपर बॉडी जो है नहीं जा सकता है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो बिंदु ए की बात करते हैं। तो बिंदु ए पर देखिए दो घटक दिखाए गए हैं, एक घटक यहाँ दिखाया गया है, ये क्या है, यू एक्स के फॉर्म में दिखाया गया, दूसरा घटक ये दिखाया गया, ये यू वाई के फॉर्म में हो जाएगा। ओके, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक यू एक्स, एक यू वाई। ऐसे जब आप बिंदु पी पे आ जाएं, तो बिंदु पी पर आपको ये बताया गया है कि देखिए, बिंदु पी पर आने का सीधा मतलब है कि जो पिंड के वेग का जो ऊर्ध्व घटक है मतलब यू वाई या वी वाई जो भी है, इसको शून्य आपको दिखा देना है। बाकी जो यू एक्स या वी एक्स जो भी आपने माना हुआ है, वो चाहे ये बिंदु हो, चाहे ये बिंदु हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, ये पूरे मोशन के दौरान चेंज नहीं होने वाला है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरे गति के दौरान पिंड के वेग का जो क्षैतिज घटक है वो चेंज नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि जो है जो भी पॉइंट माने गए, चाहे बिंदु यहाँ का हो, बिंदु ए हो, चाहे बिंदु पी हो, या बिंदु ये हो, या फिर बिंदु क्यू हो, इन सभी बिंदुओं पर जो यू एक्स है या जो वी एक्स है वो नहीं बदलने वाला है। ओके, आप यहाँ चेक कर लें, अगर मान लें वेलोसिटी आपने बी माना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बी मान लें, तो जो इसका कंपोनेंट होगा वी एक्स, वो प्रत्येक बिंदु पे स्थिर रहेगा। मतलब यहाँ अगर आप बात करते हैं, यहाँ कितना होगा, यहाँ आप दिखाएंगे वी एक्स, यहाँ जो कंपोनेंट होगा कितना होगा, वी एक्स। यहाँ जो कंपोनेंट होगा क्षैतिज की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी वी एक्स हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, यहाँ भी आपका वी एक्स आप मान सकते हैं। ओके, और
यू जो वर्टिकल कंपोनेंट है निश्चित रूप से बिंदु पी पर उसका मान शून्य हो जाएगा, बाकी बिंदु ए पर या इस पर वर्टिकल कंपोनेंट कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ओके, अब आपको विद्यार्थियों आपको ये दिखाना है कि पूरे मोशन जो यहाँ पे चल रहा है, कंप्लीट मोशन जो ये पाथ बनाएगा, ये पाथ को हम लोग क्या कहेंगे। ओके, इसका जो पाथ है, रास्ता है, उसको हम लोग कैसे जानेंगे। तो एक्चुअली ये जो पाथ होता है एक विशेष डायग्राम बना हुआ है, इसको हम लोग परवलय या पैराबोलिक कहते हैं। अभी हम लोग इसको आगे इसकी चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले कुछ लैंग्वेज आप समझ लें कि माना किसी बिंदु ओ से पिंड को थीटा एंगल पे आपने प्रक्षेपित कर दिया है शुरुआती वेग यू से ऊर्ध्वतल में। ओके, तो बिंदु ओ मूल बिंदु यहाँ पे आप दिखा देंगे, यहाँ से आपने फेंक दिया इस प्रकार से। तो प्रक्षेप के ऊर्ध्वाधर समतल में बिंदु ओ से गुजरने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखाएं हैं। ये जो रेखा होगी कौन सी होगी, ये ऊर्ध्व रेखा हो जाती है। इधर वाली कौन सी हो जाएगी, ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी। ओके, और प्रारंभिक वेग यू माना गया है, नो डाउट। और इसके दो कंपोनेंट देखिए दिखाए गए हैं, एक क्षैतिज दिशा में होगा यू एक्स के फॉर्म में, और दूसरा ऊर्ध्व दिशा में होगा यू वाई के फॉर्म में। ओके, तो आपने वो भी दिखा दिया, दो कंपोनेंट आपने शो कर दिए हैं यू एक्स और यू वाई के फॉर्म में। यू एक्स का मान मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यू साइन थीटा। ओके, अब चूंकि विद्यार्थी यहाँ पे एक समतल में गति है, प्रक्षेपित पिंड जो है गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत गतिमान है, और जी का मान चूंकि स्थिर रहता है। ओके, और ये हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। तो इसका सीधा मतलब है कि जो इसका क्षैतिज घटक है यू एक्स, उस पर जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने यू एक्स की बात की है, मतलब वेग का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या क्षैतिज घटक है, इसके मान पर जो है कोई मान पर जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, और चूँकि वायु का जो अवरोध है वो भी आप शून्य मान लीजिए, तो कहने का मतलब ये कि पूरी गति के दौरान जो यू एक्स होगा, यू एक्स कितना, यू कॉस थीटा, ये अपरिवर्तित रहेगा। दिस विल बी नॉट चेंजेबल। जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा है यू वाई की, ये लगातार चेंज होता रहेगा, यू साइन थीटा लगातार चेंज होगा। मैंने आपसे भी पी की बात की, तो पी पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो शून्य हो जाएगा। ओके, तो देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट सामने निकल के आ रहा है। आप डायग्राम में एक फिर चेक कर लें। एक्चुअली ये जो समतल में गति है, ये आपने कोई मूल बिंदु दिखा दिया है, ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष हो जाएगा, ये आपने एक समतल दिखा दिया है। ओके, प्रारंभिक वेग यू से आपने थीटा एंगल पे शुरुआती वेग यू से आपने फेंका, इस प्रकार से मोशन चालू हो जाएगा। ओके, पूरे गति के दौरान जो कंपोनेंट है यू का, यू एक्स, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू वाई, ये लगातार चेंज होता जाएगा। बिंदु पी पर तो ये मान शून्य आता है। ओके, क्योंकि बिंदु पी पर वर्टिकल कंपोनेंट शून्य है, इसी वजह से ये और ऊपर नहीं आ रहा है। ओके, तो इसको आप ध्यान रखें कि बिंदु पी पर जो है वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई या बी वाई जो भी आपने माना हुआ है, दैट विल बी जीरो, शून्य हो जाएगा। बाकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू एक्स के फॉर्म में, वो प्रत्येक बिंदु पर, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, प्रत्येक बिंदु पर यू वाई यू एक्स का मान या क्षैतिज घटक का मान वो यूनिफॉर्म बना रहेगा। तो ठीक, इतना देखिए हो गया है। और अब इसका देखिए विद्यार्थी प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, और इसमें मैं आपको थोड़ा हिंट कर दूं, इसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं। एक्चुअली इसमें आपको दिखाना है कि पिंड का जो मोशन है वो जो पथ बनने वाला है, ये पथ, ये किस प्रकार का पथ है, फॉर्म क्या है इसका। प्रूविंग का तरीका ये है कि आपको पहले गद्य का द्वितीय समीकरण आपको मालूम है कि एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फॉर्म में लगाना होगा। ओके, गद्य का द्वितीय समीकरण। बाकी आपको टाइम निकाल के, समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल। दूरी आप वर्टिकल में जाएगा तो वाई मान लेंगे। ओके, दूरी बड़ी चाल हम अभी लोग चेक करेंगे, और इस टी का मान यहाँ पर आप रख देंगे, यहाँ रख देंगे, और हल करने पे जो है आपको इसका जो पाथ होगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखना विद्यार्थियों के, जब आप गति का द्वितीय इक्वेशन लगाने वाले होंगे एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और जी टी स्क्वायर।
ओके, क्योंकि पिंड जब नीचे से ऊपर की ओर गतिमान होगा तो पिंड के वेग में लगातार कमी आती है। इस कमी की वजह से यहाँ पे जो है मंदन कार्य करता है। मंदन के लिए हमने जी के स्थान पे माइनस जी का इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, और एच का मान भी बदलेगा। ये वर्टिकल में है तो ये यहाँ वाई लिख सकते हैं, और कंपोनेंट हम लोग चेक कर लेंगे कौन सा लगना है। ओके, तो आप चेक करें कि क्षैतिज दिशा में आपको मालूम है कि जो वेग होगा यू कॉस थीटा होगा, त्वरण शून्य दिखा देना है। ऊर्ध्व दिशा में जो वेग होगा वो यू साइन थीटा हो जाएगा, और त्वरण चूंकि मैंने आपसे बात की भी मंदन काम करेगा तो हमें माइनस जी दिखाना है। ओके, और टी समय में मान लिया कि बिंदु ए पर, ए को मैंने आपको डायग्राम में शो किया हुआ है, टी समय में जो है बिंदु ए पर पहुंच जाता है, तो टी समय में इसका क्षैतिज विस्थापन x हो जाएगा और ऊर्ध्व विस्थापन y हो जाएगा। ओके, तो डायग्राम में आप चेक कर लें, एक ही बात दिखेगा, ए यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको गति का द्वितीय इक्वेशन लगाना है, तो वो जो इक्वेशन बनेगा h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का होता है, लेकिन यहाँ जो बनेगा वो कुछ x के फॉर्म में बनेगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कितना विस्थापन है और ऊर्ध्व दिशा में कितना विस्थापन है, दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे s की जगह पे x दिखा दीजिए, u की जगह पे कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट t, और नेगेटिव में हाफ जी टी स्क्वायर, इसको आप फर्स्ट मान लेना है। और फिर आपको सेकेंड इक्वेशन के फॉर्म में t निकालने के लिए आपको वर्टिकल कंपोनेंट देखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि t समय में ऊर्ध्व दिशा में चली गई दूरी, समय तो ऊर्ध्व दिशा में चली गई दूरी y हो जाएगा। तो समय कहता है दूरी बटे चाल, और चाल कौन सी दिखानी है, चाल आपको दिखानी पड़ेगी, मैंने ये समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल का हो जाएगा यू वाई, और यू वाई का मतलब जानते हैं आप कि यू साइन थीटा होता है, तो इसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। एक बार फिर समझ लें, एक्चुअली बहुत कन्फ्यूजन में ना आए, केवल आपको इधर टी विस्थापन है, क्षैतिज विस्थापन x है, ऊर्ध्व विस्थापन y दिखा दिया गया है। क्षैतिज दिशा में ये जो इक्वेशन आपने दिखाया हुआ है, तो इसमें एक्स बाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस फॉर्म में दिखाया हुआ है। ओके, और चूँकि क्षैतिज दिशा में जो त्वरण होगा वो ए एक्स का मान वो शून्य हो जाएगा। ओके, तो ये पद गायब हो जाएगा, इतना बचेगा केवल x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। ओके, तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं। टाइम आप देखिए इधर तो यहाँ से निकालें, या मैंने आपको क्या बताया कि आपको अगर निकालना है, कौन सा समय निकालना है, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी कितना है, x है। ओके, तो आप सीधा भी निकाल सकते हैं कि क्षैतिज दिशा में विस्थापन अगर x है, समय t है, और वेग क्या है u x है, तो आपको समय निकालना है, समय बराबर दूरी बड़ी चाल, दूरी है x और चाल है u x, और u x का मतलब क्या है, u x का मतलब है u cos थीटा। तो वही चीज़ ये देखिए यहाँ भी निकल रहा है सेम, तो आप चाहे ये चीज़ दिखा दें, या फिर जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट आप जो है टी का मान निकाल सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट y दिखाया गया है, वर्टिकल जो विस्थापन है वो y शो किया गया है, तो इसका भी यूज आपको कर लेना है, यू वाई बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, देखिए जो मान मैंने आपको बताया दिखा दिया है। और यहाँ से टी का मान आपको यहाँ और यहाँ इन दोनों में रखना पड़ेगा। ओके, तो रखने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाता है, जो कि इस प्रकार से परवलय के स्वरूप को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पाथ होता है प्रक्षेप पथ का वो पैराबोलिक होता है, और उसको सबसे पहले जो है एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने प्रूव किया था। मैं आपको इसको एक बार और चेक करा देता हूँ विद्यार्थियों की क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ओके, तो आप देख लें कि ये आपने दिशाएं दिखा दी हैं एक्स और वाई के फॉर्म में। एक्स हो गया, ये आपका हो गया एक्स हो गया, ये आपका वाई डायरेक्शन हो गया। ओके, तो डायरेक्शन दिखाने के पश्चात आप ये मूल बिंदु हो जाएगा।
ओके। और बिंदु आप ओ मूल बिंदु दिखाए हुए हैं, यहाँ से आपको बॉडी को प्रक्षेपित करना है। तो बॉडी जो इस प्रकार से मोशन करने लगता है, ठीक। और आपने वेग दिखा दिया, वेग कितना है आपने दिखाया, यू है। एंगल कितना है, थीटा है। बिंदु ए की बात करता है तो बिंदु ए पर जो है आपने एक्स वाई माना हुआ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा यू एक्स और ये हो जाएगा यू वाई। ओके। तो ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो रेंज होगा, परास बोलेंगे इसको, और ये आपका वाई डायरेक्शन हो जाएगा। ओके। और इतना करने के पश्चात आपको प्रूफ की तरफ आगे बढ़ना है। तो प्रूफ आप चेक कर लें। ओके। मैंने आपको ये बताया कि टी समय में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, समय टी है और क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी एक्स है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये आप समय निकाल लें। समय कैसे निकालते हैं, समय निकालते हैं दूरी बटे चाल, तो दूरी हो जाएगा एक्स और चाल हो जाएगा यू एक्स। ओके। और यू एक्स का मतलब आप जानते हैं, यू एक्स का मतलब होता है यू कॉस थीटा। ओके। ये क्वेश्चन आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, और फिर आप सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं गति का, क्योंकि टी समय में जो विस्थापन है वाई होगा ऊर्ध्व दिशा में। तो आप सेकेंड इक्वेशन एच बाई यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर लगाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे एच की जगह पे वाई दिखा देंगे, वाई बराबर यू टी, यू टी, यू कौन सा, वाई वाला, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके। तो यहाँ से वाई स्क्वायर हो जाएगा, यू वाई का मतलब होता है आपका यू साइन थीटा, टी का मतलब है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ओके। और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी का मतलब क्या है, टी का मतलब भी आपने निकाल लिया, वो हो जाएगा एक्स अपॉन यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके। इतना चीज़ें देखिए बन गया है। और उसके बाद जब आप इसको और सॉल्व करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि जो y का फॉर्मूला बनेगा y इक्वल टू, ये देखिए ये यहाँ से u कट आएगा, ये बचेगा x tan थीटा हो जाएगा और माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके। जो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये जो फॉर्म विद्यार्थियों बना हुआ है, ये एक्चुअल में पैराबोला का फॉर्म है। पैराबोला के लिए कई प्रकार के होते हैं, और लगे हाथ में आपको पैराबोला के बारे में भी बता दूं कि पैराबोला एक्चुअली परवलय 4 तरह के बनते हैं। एक पैराबोला देखिए कुछ ऐसा बनेगा, टाइप 1 पैराबोला देखिए ये होता है, ये फर्स्ट टाइप का होता है पैराबोला। ये सेकेंड टाइप का पैराबोला ये हो जाता है। ओके। सेकेंड टाइप का पैराबोला ये हो जाता है। थर्ड टाइप का पैराबोला आपका कुछ ऐसा बनता है ऊपर की ओर, और फोर्थ टाइप का जो पैराबोला बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है, वो डायरेक्शन नीचे दिखाएंगे आप। ये आपका फोर्थ टाइप का पैराबोला ये बन जाता है। तो विद्यार्थियों 4 तरह के पैराबोला आपने देख लिया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो 4 तरह के परवलय संभावित होते हैं। शांकों की बात करते हैं, कोनिक सेक्शन। तो शांकों के तमाम जो टाइप होते हैं उसमें एक टाइप ये भी है पैराबोला का। ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके फॉर्मूले भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो टाइप 1 का पैराबोला होता है उसका इक्वेशन किस प्रकार से आप लिखने वाले हैं। ओके। तो ये एक्चुअली मूल बिंदु होता है, ये एक्सिस हो जाएंगे। तो ये पहला वाला रहता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नंबर 2 वाला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव में 4ax। थर्ड वाला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू
एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाएगा नेगेटिव में 4ay। तो 4 तरह के ये पैराबोला हो जाएंगे और कुछ इसी प्रकार का पैराबोला हम लोग का यहाँ पे प्राप्त होता है। तो हम लोग कंपेरिजन के पश्चात ये कर सकते हैं कि जो ये मोशन है, जो गति है, वो प्रक्षेप गति है। ओके, ये जो फॉर्म दिखाया गया है y का इन टर्म्स ऑफ x, ये पैराबोला का ही फॉर्म है। और पैराबोला का एक फॉर्म देखिए इस टाइप का भी होता है। ओके, तो कुल मिला के ये जो समतल में गति हम लोग देख पाते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन हम लोग देख पाते हैं, वो एक पैराबोला को शो करता है। ओके, तो हम लोग विद्यार्थियों कह सकते हैं कि प्रक्षेप जो आपका पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रक्षेपित पिंड का जो प्रक्षेप पथ होता है वो पैराबोलिक होता है। ओके, और इसको सबसे पहले गैलीलियो ने ही प्रूफ किया था। देखिए एक और डायग्राम मैंने आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्चुअली होता क्या है। और निश्चित रूप से यहाँ पे जो है पूरा डिटेल्स शो किया गया है। ये आपका एक्सेस देखिए हो जाता है, बाकी पिंड यहाँ से इस प्रकार से मोशन करता है। हमेशा स्मॉल जी जो है नीचे की ओर कार्य करेगा। ओके, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बदलता जाएगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो प्रत्येक बिंदु पर एक समान बना रहेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये एक हॉरिजॉन्टल बॉल मोशन ऑफ अ बॉल शो किया गया है, किस प्रकार से पॉसिबल है। ओके, तो एक महत्वपूर्ण प्रूफ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रक्षेप का उड्डयन काल कैसे निकालना होगा। ओके, तो इसको भी चेक करते हैं। तो विद्यार्थियों हम लोग बात करते हैं प्रक्षेप के उड्डयन काल की। ओके, और उड्डयन काल का सीधा मतलब है कि जब आप किसी पिंड को इस प्रकार से प्रक्षेपित करते हैं, जैसे मान लीजिए पिंड को आपने यहाँ से प्रक्षेपित किया हुआ है और प्रक्षेपित करने के पश्चात ये जो है कुछ समय पश्चात ये यहाँ ज़मीन पे गिरता है, तो कितने देर तक पिंड हवा में रहेगा। ओके, कितने समय तक पिंड हवा में रहेगा, वो समय जो है वो उड्डयन काल कहलाता है। तो इसका प्रूफ हमें करना पड़ेगा। ओके, तो प्रूफ के लिए तैयार रहिए। उड्डयन काल का मान हमें निकालना है कि कितना उड्डयन होगा। तो इसका तरीका ये है विद्यार्थियों कि आप जो है पहले यहाँ से यहाँ का समय निकाल लें। ओके, क्योंकि ये उच्चतम बिंदु होता है और यहाँ पे आने का मतलब कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 1 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ का यहाँ समय निकालने के पश्चात उसका डबल कर देंगे, तो आपको जो है बाकी समय भी यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा। ओके, तो उड्डयन काल की परिभाषा अब एक बार फिर से कर लें कि पिंड को प्रक्षेपित करने, ध्यान देंगे, पिंड को प्रक्षेपित करने तथा उसके वापस पृथ्वी पर लौट के आने के बीच लगे समय अंतराल को। ओके, पिंड को प्रक्षेपित करने और उसके वापस पृथ्वी पर लौटकर आने के बीच समय को प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। इसको कैपिटल T से शो किया जाता है। ओके, और मैंने आपको बताया भी डायग्राम में क्या करना है, तो आप उसी का यूज कर लें। और मैं प्रूफ थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ कैसे करना है इसको। ओके, तो आप ध्यान दें कि आपको निकालना है उड्डयन काल। तो आपने पिंड को यहाँ से प्रक्षेपित किया है और ये पूरा यहाँ तक जाएगा, लेकिन हमें केवल ये चाहिए यहाँ से यहाँ का। इसको बिंदु O मान लिया, इसको बिंदु A दिखा दिया है। ओके, जो उच्चतम बिंदु है इसके ऊपर नहीं जाएगा। ओके, बट कंपोनेंट वेग आपने दिखा दिया, वेग कितना है, वेग आपका u हो जाएगा, ये एंगल पर थीटा हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट ux शो किया गया है, ये कंपोनेंट uy शो किया गया है। ओके, और बिंदु A पे आने का मतलब है कि जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा uy वो 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन लगा लेना है, क्या होता है v = u + at। लेकिन यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे vy वर्टिकल कंपोनेंट, u की जगह क्या लिखा ux - gt। g क्यों लिखा, क्योंकि जब आपने पिंड को प्रक्षेपित किया हुआ है तो पिंड के वेग में लगातार कमी आएगी और बिंदु जो आपने माना है बिंदु A यहाँ पे जो है उसका वेग 0 हो जाएगा। ओके,
तो हम लोग यहाँ पे ये भी दिखाते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है बिंदु ए पर या पी पर वो शून्य हो जाएगा, ये मान शून्य हो जाएगा, बराबर यू एक्स का मतलब क्या होता है, यू साइन थीटा हो जाता है, और माइनस का जी इंटू टी। ओके, तो आप जी टी का मान निकाल लें यहाँ से, जी टी बराबर कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, जी टी कितना हो गया, जी टी का मान हो जाएगा यू साइन थीटा। तो यहाँ से आपको टी निकाल लेना, टी बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। इसका आपको डबल कर लेना है क्योंकि हमें निकालना है पूरा समय का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का। ओके, तो इसके लिए आपको टी निकालना पड़ेगा, कैपिटल टी कितना होगा, डबल कर देंगे स्मॉल टी का, तो ये आपको बन जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके, तो ये जो इक्वेशन निकल रहा है इसको हम लोग कहते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल का फॉर्मूला ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसका यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रूफ समझ में आ गया होगा। पहले आपको परिभाषित इसको करना पड़ेगा। ओके, इसका सिंबल आप कैपिटल टी दिखा देंगे, उच्चतम बिंदु को भी बिंदु पी से दिखा देना है और टी समय लगता है ये मान लेना है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन शो किया गया है, वर्टिकल कंपोनेंट शून्य कर देना है, ए की जगह पे जी कर लेना है और यू की जगह पे यू वाई और या वी यू साइन थीटा। स्मॉल टी निकल के डबल कर लेना है, डबल करने का मतलब आपको यहाँ से उड्डयन काल मिल जाएगा टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये उड्डयन काल होता है। तो एक महत्वपूर्ण प्रूफ है, निगमन है, उड्डयन काल का निगमन पूछा जाता है, तो इसको ये आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आपका बाकी चीज़ भी निकाला कि मैंने आपको बता दिया है कि ये उच्चतम बिंदु के लिए है और हमें कंप्लीट टाइम निकालना है, इसको डबल कर लेना है, उड्डयन काल का फॉर्मूला ये प्राप्त हो जाता है। ओके, अगला प्रूफ होता है प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त ऊंचाई, हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। ओके, तो आप इसको भी चेक कर लें कि कितना उसका ऊंचाई प्राप्त होने वाला है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो विद्यार्थी जब आप किसी पिंड को प्रक्षेपित करते हैं, ओके, मैं आपको इधर निकाल के भी दिखा देता हूँ कैसे इसको निकालना होगा। जैसे आप इसी डायग्राम पे बने रहेंगे। ओके, और ये आपका एक्सिस हो गया है, एक्स अक्ष, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। मूल बिंदु से आपने पिंड को प्रक्षेपित किया है वेग यू से, शुरुआती वेग यू से दिखाया हुआ है एंगल थीटा पे। ओके, और अब आपको क्या करना है कि बिंदु P की बात करेंगे और बिंदु P पर एक्चुअली जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा शून्य होगा। आपको बताया गया है u जो आपने दिखाया, u के दो कंपोनेंट आपने दिखा दिए हैं, u x के फॉर्म में जो कि u cos थीटा है और दूसरा आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा u y के फॉर्म में, मतलब u sin थीटा। तो बिंदु O से बिंदु P की बात करते हैं केवल, क्योंकि हमें हाइट निकालना है। हाइट हमने कितनी मान ली है, h। ओके, हाइट कितनी मान ली है, h। तो यह कैपिटल H दिखा दीजिए क्योंकि इसमें कैपिटल H लेके चल रहा है, तो कैपिटल H हमें लेके चलना है, ये कैपिटल H का मान निकालना है। तो O से P की बात कर लेते हैं। बिंदु P आपको यहाँ से शो किया गया। बिंदु P पर आपको ध्यान देना है कि जो बी वाई की वैल्यू होगी शून्य होगी। ओके, और जो बी एक्स होगा वो यही मान होगा, क्योंकि समतल में गति प्रक्षेप गति का सीधा मतलब है कि जिसका जो क्षैतिज घटक है वो स्थिर रहेगा, ऊर्ध्व घटक लगातार बदलता जाएगा। ओके, तो इसे आप चेक कर लें, वर्टिकल कंपोनेंट शून्य हो जाना है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगातार स्थिर रहेगा। ओके, कांस्टेंट। तो फिर से चेक कर लें, बिंदु O हो गया है, मैं जल्दी जल्दी आपको प्रूफ बता देता हूँ। बिंदु P हो गया है, ये आपका हाइट h मान लिया गया है। ओके, अब आपको यहाँ पे लगाना है थर्ड इक्वेशन। ओके, थर्ड इक्वेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2al। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा वी वाई का होल स्क्वायर बराबर
यू एक्स या वी एक्स कुछ दिखा दीजिए, क्योंकि ये तो मान स्थिर रहेगा। और माइनस का 2GH। माइनस क्यों लगा आप समझ गए होंगे। माइनस लगाने का मतलब है कि जो वेग है लगातार बदलेगा, वेग लगातार कम होता जाएगा। ओके, तो इस वजह से जो है नेगेटिव लगाया गया है। अब आपको यू वी वाई की वैल्यू शून्य दिखा देनी है, ये शून्य हो जाएगा। यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस का 2GH। ओके, पक्षांतर कर लेंगे, ये चीज़ बाएं हाथ में चली जाएगी तो आपका 2GH कितना हो जाएगा, 2GH की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हाइट एक्चुअली निकालनी तो इसमें वर्टिकल कंपोनेंट आना चाहिए। ओके, इसे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हाइट होगी वो वर्टिकल कंपोनेंट का ही आएगा। तो एक बार फिर चेक कर लें, हाइट आपने ऐसे मान ली है, ये आपका बिंदु P हो जाएगा, बिंदु O हो गया है। ओके, और थर्ड इक्वेशन जो होता है वो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS के फॉर्म में होता है। ओके, तो यहाँ क्या बनेगा, ये BY का होल स्क्वायर इक्वल टू UY का होल स्क्वायर और माइनस का 2GH। अब ये कंपोनेंट जो होगा अंतिम वेग ये शून्य कर लेना है और UY की जगह आपका हो जाएगा U sin थीटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हाइट निकालते समय आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वही इस्तेमाल आएगा, माइनस का 2GH। तो 2GH को रोकना है, इसको उधर ले जाएं तो बन जाएगा 2GH बराबर कितना, U sin थीटा का होल स्क्वायर मतलब U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से H की वैल्यू निकाल लेनी है, ये हो जाएगा U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। ये जो फॉर्मूला निकल रहा है ये वास्तव में आपका प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला है। ओके, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। इसके पहले आपने टी का समय निकाला था, टी का मान निकाला था। ओके, वो क्या था, वो था 2U cos थीटा अपॉन G। हाइट में निकल रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। ओके, तो इसको आप चेक कर लें एक बार फिर से। ओके, एक बार इसको फिर चेक कर लें। प्रक्षेप के द्वारा ऊंचाई आपने कैसे निकाली है। प्रक्षेपण के दौरान पिंड के द्वारा अधिकतम वर्टिकल जो हाइट प्राप्त की जाती है उसे प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। इसको स्मॉल एस से हम लोग को शो करना है। ओके, और निश्चित रूप से आपको थर्ड इक्वेशन लगा देना है। बिंदु P की बात करेंगे तो बिंदु P पर जो है हाइट आपने H मान ली है और वर्टिकल कंपोनेंट जो बिंदु P पर जो होगा शुरुआती और अंतिम, ये अंतिम वेग हो जाएगा और ये शुरुआती वेग हो जाएगा। E की जगह माइनस G कर लेना है और Y के स्थान पे स्मॉल एच कैपिटल एच कुछ भी मान लीजिए। ओके, उसको हल करने के पश्चात देखिए आपका H का मान ये प्राप्त हो गया है। ये हाइट का फॉर्मूला है और हाइट में आपको ये ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको 90 दी है। ओके, तो थीटा 90 होने का मतलब है कि जो अधिकतम हाइट होगी H मैक्स हो जाएगी, कितना होगा वो हो जाएगा U स्क्वायर अपॉन 2G। इस पर क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो U स्क्वायर अपॉन 2G मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, और देखिए यहाँ लिखा भी गया है, इसको आपको चेक कर लेना है। अधिकतम ऊंचाई के लिए आपको जो है U स्क्वायर अपॉन 2G का यूज़ करना पड़ेगा। विद्यार्थियों, आपने दैनिक जीवन में भी तमाम ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जहाँ पे यदि आपको अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करनी है तो थीटा का मान 90 होगा। जब कोई हाई जंप के लिए कोई धावक दौड़ता है और आखिरी मूवमेंट पर आप देखते हैं कि बॉडी को जो है जब आपको पोल को क्रॉस करना होता है तो वो जो है जंप लगाता है, अपने बॉडी को ऊंचा ले जाता है, तब जो है वो जाकर इधर इस तरफ सफलतापूर्वक जा सकता है।
ओके, तो यहाँ जो एंगल बनता है वो निश्चित रूप से 90 हो जाएगा। सीधा मतलब है कि यदि थीटा 90 होगा तभी जो है अधिकतम ऊंचाई आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो जाएगी। और प्रोटाइल मोशन, तो मेरे ख्याल से चीज़ क्लियर हो गया जो आपको हाइट बताया गया है। ओके, इसका आपको निगमन प्रैक्टिस कर लेना है, चाहे ऊंचाई का हो या फिर हाइट का हो या परास का हो, आपको डायग्राम के साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, निश्चित रूप से आपको शुरुआती में एक यू लेके चलना पड़ेगा एंगल थीटा के साथ में। ओके, और यू के दो कंपोनेंट, एक इधर यू एक्स और ये यू वाई के फॉर्म में हो जाएगा। बिंदु पी की बात की गई दोनों प्रूफ में। बिंदु पी अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु है, इसकी हाइट एच मान ली गई है। ओके, तो आपने टी का फॉर्मूला निकाल के दिखा दिया है उड्डयन काल का, 2u साइन 2u कॉस थीटा अपॉन जी। आपने हाइट का फॉर्मूला दिखा दिया है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के फॉर्म में। ओके, और हम लोग अब थर्ड टॉपिक जो है परास की तरफ बढ़ते हैं। प्रक्षेप का परास, आपका समतल में गति प्रक्षेप गति चलता हुआ। तो आज के लिए लास्ट टॉपिक होगा प्रक्षेप का परास, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, देखिए आपने उड्डयन काल चेक कर लिया है, अपने अधिकतम ऊंचाई देख ली है। अब आपको देखना है कि परास क्या होता है। तो प्रक्षेप अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी ओ क्यू तय करता है उसे उसका क्षैतिज परास या प्रक्षेप का परास कहते हैं। इसका सिंबल आर हो जाएगा। ठीक है, और कैसे प्रूफ करना है वो भी देखिए दिखाया गया है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ एक बार फिर से। ओके, ठीक है, ये आपका एक्सिस हो गया है, एक्स वाई के फॉर्म में प्रक्षेपण बिंदु। निश्चित रूप से बॉडी जो है प्रक्षेप गति करेगा और इस प्रकार से यहाँ पहुँचेगा। तो इस कंडीशन में ये जो डिस्टेंस होगी क्षैतिज दूरी, ओके, प्रक्षेपण के पश्चात पिंड के द्वारा t समय में तय की गई क्षैतिज दूरी, यही जो है परास हो जाएगा आर। आपको का मान निकालना है, तो आप जानते हैं कि आपने u दिखाया हुआ है, u के दो कंपोनेंट दिखाए गए हैं थीटा एंगल पे, एक यहाँ दिखाया गया है यू एक्स दिखाया गया है और इधर यू वाई शो किया गया है। ओके, तो हम लोग चेक करते हैं कि टी समय में परास कितना होगा। तो उसके लिए ध्यान रखें कि टी समय में परास अगर निकालना है, क्षैतिज दूरी निकालना है, तो क्षैतिज दूरी का मतलब होता है कि क्षैतिज वेग गुणे समय अंतराल। मैंने कैपिटल टी क्यों लिखा है? कैपिटल टी का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का लगा समय। ओके, तो आपने क्षैतिज परास को दिखा दिया आर से। आर इक्वल टू क्या हो गया? यू एक्स इंटू टी, क्योंकि परास या दूरी का फॉर्म होता है वेग गुणे समय। और वेग आपको यू एक्स से लेना है क्योंकि कंपोनेंट जो क्षैतिज वाला है वही लिए जाना है, क्योंकि हमें क्षैतिज विस्थापन निकालना है, परास निकालनी है। ओके, तो आर इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स का मतलब क्या होता है? यू एक्स का मतलब होता है यू कॉस थीटा इंटू टी का मतलब होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके, ध्यान दें टी में साइन आता है, मैंने शायद कहीं कॉस बोल दिया होगा। तो ये परास का फॉर्मूला हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी का फॉर्मूला यू साइन थीटा अपॉन जी। तो आर का फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू यू स्क्वायर साइन इंटू कॉस अपॉन जी। ओके, अब आप ध्यान दें कि जो 2 लिखा है, ओके, क्या क्या लिखा गया है? 2 लिखा गया है, 2 लिखा है और लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा। तो आर का फॉर्मूला आपका बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये परास का है। मैं इसको आपको फिर से दिखा दूँ। आर इक्वल टू क्या बना है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा।
ओके, तो विद्यार्थियों आपने तीनों फॉर्मूले देख लिए हैं। आपने उड्डयनकाल का फॉर्मूला दिखाया है 2u sin थीटा अपॉन जी। आपने पिंड के द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला दिखाया है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, आपने रेंज का फॉर्मूला भी प्राप्त किया है, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हम लोग रेंज की परास की चर्चा कुछ और भी कर लेते हैं आगे चल के, क्योंकि प्रूफ को भी आपको दिखाना है। तो उड्डयन काल में जितना क्षैतिज दूरी तय करेगा वो क्यू के फॉर्म में, ये उसका क्षैतिज परास या प्रक्षेप का परास कहलाता है। तो ये क्षैतिज चाल हो जाएगी, समय हो जाएगा, समय कौन सा, कैपिटल टी, मैंने आपको बता दिया है। और निश्चित रूप से इसको जो यूज़ करते हैं तो ये यू एक्स का मान यू कॉस में हो जाएगा, टी का मान यू हो जाएगा। हल करने पे देखिए ये बन गया है, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। अब हम लोग कुछ टिप्पणियाँ इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या क्या केस बनने वाले हैं। और फॉर्मूला आपका देखिए रेंज का ये बन गया है। वो आप चाहते हैं कि रेंज अधिकतम बने, आर शुड बी मैक्सिमम। तो इसके लिए आपको साइन की जो वैल्यू होगी वो 1 करनी पड़ेगी। और साइन की वैल्यू 1 करने का सीधा मतलब है कि 2 थीटा का मान 90 हो जाएगा, क्योंकि साइन 91 होता है, और थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगी। ओके, अर्थात तो अधिकतम क्षैतिज परास के लिए जो पिंड को जो है थीटा से 45 के एंगल पे प्रक्षेपित करना चाहिए। ओके, तो ये फॉर्मूला भी देखिए हो गया है, आर स्क्वायर टू यू स्क्वायर अपॉन जी के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो गई है। यही कारण है कि लंबी कूद के लिए खिलाड़ी जो होता है अपने एंगल, अपने बॉडी को जो है वो 45 के एंगल पे उछालता है। ओके, चलिए ये हो गया। उसके बाद देखिए एक टॉपिक और है कि यदि आपको एक ही परास या एक ही रेंज प्राप्त करना है तो 2 प्रक्षेपण कोण कौन कौन से होने चाहिए। मैंने आपको टॉपिक दिखा दिए, तो अब थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप चाहते हैं कि कोई बॉडी यहाँ से फेंका जाए क्यूब एक से, ओके, और जो रेंज अभी बनता है वही रेंज फिर से बने। ओके, दोनों ही एंगल देखिए अलग अलग है, ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है। तो 2 एंगल कौन कौन से हैं कि जिन एंगल पर प्रक्षेप का क्षैतिज परास एक जैसा है। तो इसके लिए ऑप्शन है थीटा और 90 माइनस थीटा। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप थीटा लेके चलें और परास का मान निकाल दें, फिर आप थीटा के स्थान पे 90 माइनस थीटा लेके चलें। देखिए थीटा में ये लेके चल रहा है और 90 माइनस थीटा जब रखा गया है एंगल, फिर देखिए वही बनता है सेम फार्मूला आर का। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल थीटा हो या फिर 90 माइनस थीटा हो, इन दोनों एंगल पे जो परास होगा वो एक जैसा होगा। ओके, मतलब अगर आप 30 पे फेंकें चाहे 60 पे फेंकें, उसी वेग से परास सेम आएगा। एंगल 20 डिग्री हो या 70 डिग्री हो, क्षैतिज परास सेम आएगा। ओके, 10 हो या 80 डिग्री हो, तो ये तमाम ऐसे केस बनते हैं जहाँ पे रेंज का मान एक समान आता है। ओके, तो निश्चित रूप से प्रोजेक्टाइल मोशन आप देख रहे हैं, और हम लोग आगे निकलते हैं और देखते हैं कुछ डायग्राम भी आगे चल के। देखिए विद्यार्थियों, मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, और इस डायग्राम की मदद से मैं आपको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने रेंज का फॉर्मूला प्राप्त किया था, इसके पहले रेंज का फॉर्मूला आपने क्या प्राप्त किया था, रेंज का फॉर्मूला आपका था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, ये रेंज का फॉर्मूला है। अगर रेंज मैक्सिमम हो तो एंगल कितना होना चाहिए आपको बताया गया है। तो इसमें देखिए एंगल तमाम लेके चला हुआ है। एंगल 80 दिया है, 60 है, 45 है, 30 है, 10 डिग्री है। ओके, तो हम लोग कई एंगल पे चेक कर लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन बनने वाली है। जैसे पहले आप चेक करें कि जैसे एंगल दिया गया है
10 डिग्री, तो 10 डिग्री का मतलब ये यहीं पे गिर गया। ओके, फिर ये एंगल लगे 30, 30 का मतलब ये और आगे चला गया। ओके, अगर आप एंगल लेके चलते हैं 45, तो 45 पे देखिए ये स्थिति बनती है, 45 PA बन जाएगा। ओके, यदि आप बात करते हैं एंगल 60 की, तो 60 पे कुछ ये केस बन जाएगा। ओके, और यदि आप बात करते हैं एंगल किसकी बात करते हैं, एंगल हाईएस्ट की 80। ओके, तो इसका भी देखिए ऑप्शन दिखाया गया है, तो 80 में देखिए ये बन जाता है। तो विद्यार्थियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप एंगल ज़्यादा रखेंगे तो आपका जो रेंज होगा वो अधिकतम हो जाएगा। रेंज का मतलब देखिए ये है, यहाँ से लेके जितना क्षैतिज जो दूरी होगी उसको हम लोग रेंज कहते हैं। ये अगर आपको अधिकतम प्राप्त करना है तो एंगल का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इसमें देखिए कई एंगल पे फेंका जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो सबके एंगल अलग अलग हैं, चाहे एंगल 10 दिखाया गया या फिर 30 हो, 45 हो, 60 हो, 80 हो, एंगल अलग अलग है, लेकिन जो रेंज है वो अधिकतम अगर आपको चाहिए तो आपको 45 का चयन करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको अधिकतम परास चाहिए तो उसके लिए आपको एंगल कितना रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको एंगल रखना पड़ेगा 45। ओके, तो इसे आप चेक कर लें कि अगर आपको रेंज अधिकतम चाहिए तो आपका जो ये रेड पोर्शन दिखाई पड़ रहा है जो कि 45 के एंगल पे है, ओके, वहाँ से आप जो है अधिकतम रेंज की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम रेंज प्राप्त करने के लिए आपको थीटा का मान 45 रखना पड़ेगा। ओके विद्यार्थियों, आगे निकलते हैं। और तो विद्यार्थियों, फाइनली प्रोजेक्टाइल मोशन, this is the combination of horizontal motion with a constant horizontal velocity and also vertical motion with a constant downward acceleration due to gravity. ओके, तो ये समरी है आपकी। आपने आज प्रोजेक्टाइल मोशन को देखा, उसके प्रूफ को देखे, उसके तमाम तथ्य सिद्धांतों को आपने पढ़ा, सीखा, जाना। तो निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो वास्तव में दोनों प्रकार के मोशन, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो, दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। ओके, हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है, जो होता है ये स्थिर रहेगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है यूवाई के फॉर्म में, वो ड्यू टू ग्रेविटी जो है लगातार चेंज होता रहता है। तो इसका जो तथ्य है आपको समझ लेना है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, मैं आज स्ट्रेट लाइन मोशन के पश्चात तो आज मैंने चालू किया है मोशन इन अ प्लेन, प्रक्षेप गति भाग 1 के माध्यम से आपने चीज़ों को समझा हुआ है। ओके, तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट।